हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। तो आज हम बात करेंगे यानी कि 29 जुलाई 2026 का बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्लास जो हमारी चलती है, बेहद महत्वपूर्ण होती है आप लोगों के लिए। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि ऐसे 10 क्वेश्चन इसमें हैं। 10 क्वेश्चन में बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे हैं। हालांकि हम 10 क्वेश्चन ही बताते हैं और 10 वो क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन लाते हैं जो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आज की जो क्लास है कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, कितनी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम प्रयास करते रहते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ें, जानकारी और बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें जो है कि आपको बताई जाए, जिससे क्या है कि आप कम समय में और कम परिश्रम में आप अपने जो आपका एक सपना है, एक जो सफलता की कुंजी, वो आप प्राप्त करने का प्रयास करें। तो इसीलिए क्योंकि हम भी उस माहौल से गुजरे हैं, उस कठिन परिश्रम से गुजरे हैं, जिस कठिन परिश्रम से आज आप लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी पाना बेहद ही ज़रूरी और बेहद ही महत्वपूर्ण होता जा रहा। और जितना महत्वपूर्ण होता जा रहा, कहीं ना कहीं उतनी कठिनाइयाँ जो है वो और भी होती जा रही। जैसे कि बात करते हैं कंपटीशन की, बात करते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होता जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो पेपर लीक की है। हम एक जो रोड मैप तैयार करते हैं अपने जो भी किसी भी एग्ज़ाम के, आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख दो, तो उस पेपर की तैयारी जो है पिछले हम 1 साल से करना स्टार्ट करते हैं, चाहे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या जो भी है, उस तरीके से तैयार करते हैं। जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं थोड़ा सा नर्वस होते हैं, लेकिन ये उम्मीद होती है कि हमने तैयारी की है तो जो है हम पेपर कर लेंगे। कहीं ना कहीं वहाँ पर आपका जो पिछले 1 साल से तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का परिणाम जो है वो आपके जो वो 3 घंटा 2 घंटे के सॉरी, हाँ, सर्दी जुकाम है, सीजन चल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप एनालाइज कैसे एहसास करते हैं कि हाँ, हमने जो पढ़ा है, पिछले 1 साल मेहनत किया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें उसका जो है वो इनपुट जो है क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन निराशा तब होती है जब हम पेपर दे के निकले, 1-2 दिन बाद पता चल जाता है कि वो पेपर लीक हो गया है, अब वो पेपर रद्द हो सकता है। तो वहाँ पर जो है ना बहुत ही मतलब पीड़ादायक वो कष्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो एक ड्रीम, जो सपना तैयार करते हैं कि मेरा एग्ज़ाम है, मैं इसको क्रैक करूँगा, सफल हो जाऊँगा, फिर मेरा नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा उसको फॉलो करूँगा, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो टल जाती है, वो फिर और लंबे समय तक खींच ले जाती है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का मानसिक तनाव जो है वो पैदा होता है लोगों के बीच में। ठीक है, तो चलिए बहुत चर्चा करेंगे अभी आप लोगों से। तो बात करते हैं हम आज 29 जुलाई। ठीक है, 29 जुलाई, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर मुझे 29 जुलाई करना है। ठीक, क्या करना है, 29 जुलाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डेट डालना जो क्या कन्फ्यूजन हो गई थी, इसलिए मैंने 28 जुलाई कर दी थी, लेकिन आपको यहाँ पर 29 जुलाई की करंट अफेयर है। ठीक, क्या है, 29 जुलाई। 1 मिनट, सही लिख देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा जो है 28 जुलाई ना होके 29 जुलाई है। ठीक है, क्या है, 29 जुलाई की है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, आज देखते हैं कि कितना बेहद महत्वपूर्ण और हेल्पफुल ये क्या है हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बात करते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक, क्या है, यानी कि इंटरनेशनल टाइगर दिवस जो है वो प्रतिवर्ष जो है किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक, अभी हम बता देते हैं थोड़ा सा कि अभी हमें एक क्लास लेके आने हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं पिछले मतलब महीने से लेके, मतलब एक देखें कि एक फर्स्ट मंथ से लेके यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर तक, तो टोटल 12 मंथ होते हैं। तो उस 12 मंथ में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनकी क्लास जो है हम बेहद जो है वो हेल्पफुल रहेगी आपको। तो वो क्लास जो है हम क्या लेने वाले हैं, तो इससे आपको ये पता होगा कि कौन सा दिवस जो है किस महीने में, किस दिन में क्या है वो मनाया जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखें कि 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई या 30 जुलाई। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 जुलाई का। तो प्रतिवर्ष 29 जुलाई को वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण, ठीक, किसके लिए, बाघों को संरक्षण के लिए
हर वर्ष 29 जुलाई को एक प्राकृतिक आवासों की रक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है क्या मनाया जाता है। इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2010 में। तो इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 2010 में, इसकी जो है क्या शुरुआत हुई थी। तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिति में हुई थी। तो भारत जो है ठीक, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? हुई थी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की टाइगर समिति में इसकी जो है क्या शुरुआत हुई। तो भारत दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का घर है। ठीक, यानी कि भारत में 70% से अधिक जो है वो जंगली बाघों का घर जो है क्या माना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो 1973 के तहत इसके संरक्षण में एक अग्रणी जो भूमिका है वो क्या है, वो एक अग्रणी भूमिका जो क्या है वो निभा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाल ही में लॉन्च की गई रेल टक नीति। क्या है रेल टक नीति का प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? ठीक, तो रेल टक नीति की हम बात करते हैं, एक जो प्राथमिक उद्देश्य है उसका प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है? ठीक, अब देखते हैं, यानी कि रेल यात्रियों के लिए किराए में छूट देना, ये रेल में आधुनिक और तकनीकी नवाचार को क्या है बढ़ावा देना है, या नई बुलेट ट्रेन लाइनों की घोषणा करना है, या जो स्टेशन है उनका क्या है निजीकरण करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 2 है। ठीक, तो हम बात करते हैं इसके ऑप्शन के। तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो रेलवे में आधुनिक और तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रेल टेक पॉलिसी का जो है एक प्राथमिक उद्देश्य जो क्या है वो माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय रेलवे ने सुरक्षा और दास्ता और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए रेल टेक नीति को जो है क्या शुरुआत की है। ठीक, किसकी शुरुआत की है? वो की है रेल टेक नीति की शुरुआत की। तो इसका उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नए रेलवे तकनीकों को भारतीय रेलवे नेटवर्क में एकीकृत करना है। ठीक, एकीकरण यानी कि उसको क्या है जोड़ना है। ठीक है, तो ये होगा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कि हाल ही में चर्चा में रहा है कोरदाफन। ठीक, क्या है कोरदाफन क्षेत्र जो है वो किस देश में स्थित है? ठीक, तो कोरदाफन जो है वो एक चर्चा का विषय जो है क्या वो बना हुआ था। ठीक, तो ये किस देश में स्थित है? अब इसमें देखते हैं सूडान, मिस्र, नाइजीरिया या केन्या। ठीक, क्या है केन्या। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 3 है। ठीक, तो हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा हमारा सूडान। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा सूडान में क्या है कि कोरदाफन जो है वो क्षेत्र जो है सूडान में कोरदाफन क्षेत्र जो है क्या स्थित है। ठीक है, तो सूडान का कोरदाफन क्षेत्र हाल ही में सेना और अर्धसैनिक बलों के यानी कि आरएसएफ के बीच चल रहे संघर्ष और मानवीय संकट के कारण जो है एक अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय जो क्या वो बना हुआ। अगर हम बात करते हैं भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से तो यह क्षेत्र अफ्रीका के पूर्व मध्य भाग में बेहद संवेदनशील जो है क्या माना जाता है। ठीक, यानी कि अगर हम भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से देखें तो अफ्रीका का जो पूर्वी मध्य क्षेत्र है उस पूर्वी मध्य क्षेत्र में बेहद संवेदनशील जो है क्या ये माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्या है 4 है। ठीक, तो 4 में यह है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम सभाओं की बैठकों के सारांश के लिए लॉन्च किए एआई टूल का क्या नाम रखा है। ठीक, तो यहाँ पे ये देखते हैं जो पंचायती राज मंत्रालय है तो उसके द्वारा ग्राम सभाओं की बैठकों के सारांश के लिए एक पोर्टल एक एआई टूल्स जो है क्या वो लॉन्च किया है। ठीक, क्या लॉन्च किया है? एआई टूल्स जो है वो क्या है लॉन्च किया है। ठीक, अब इसमें क्या है सभासार या पंचायत वाणी या ग्राम सुविधा या ई ग्राम सुविधा। ठीक, तो हम देखें तो इसकी हम बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभासार। तो पंचायती राज मंत्रालय ने सभासार नामक एक एआई सक्षम वॉइस टू टेक्स्ट मीटिंग सारांश टूल जो है क्या वो लॉन्च किया है। तो यह टूल जो है ग्राम सभा की बैठकों और ऑडियो रिकॉर्डिंग से स्वतः लिखित सारांश जो है क्या तैयार करता है, जिससे क्या प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्य कुशलता में क्या सुधार हुआ है। ठीक, यानी कि पंचायती राज मंत्रालय में जो एक एआई सक्षम वॉइस टू टेक्स्ट, ठीक यानी कि जो आप बोलेंगे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो इसका ये है कि एआई द्वारा जो है इसको सक्षम किया गया। तो वॉइस टू टेक्स्ट मीटिंग सारांश टूल को जो है क्या लॉन्च किया गया है। तो यह टूल जो है ग्राम सभा की जो बैठक होती है, ठीक जो ग्राम सभा बैठक, तो ग्राम सभा में जब बैठक होती है जो लोग उसको बोलते हैं तो वो
चीज़ जब बोलेंगे तो वो क्या होगा, टेक्स्ट में क्या है, कन्वर्ट होगा। ठीक, तो जिससे टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा तो एक तरीके से ये लिखित सारांश जो है क्या तैयार हो जाएगा। ठीक, जब ये लिखित सारांश तैयार होगा तो जिससे क्या है प्रशासनिक और पारदर्शिता और कार्य कुशलता में क्या है, इससे क्या है सुधार किया जा सकता है। ठीक है, क्या है, इससे सुधार किया जा सकता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है, 5वां है। ठीक, तो 5वें की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि ब्रिक्स औद्योगिक दासता यानी केंद्र BCIC के भारतीय केंद्र के रूप में किस संस्था को नामित जो है क्या किया गया है। ठीक, यानी कि हम देखें कि ब्रिक्स जो हमारा एक औद्योगिक दासता केंद्र जो माना जाता है, तो वो BCIC के भारतीय केंद्र के रूप में किस संस्था को जो है क्या नामित किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम देखें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC या नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी कि NPC या भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS या नीति आयोग। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है, 5वां है। ठीक, तो 5वें की अगर हम बात करते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो हमारा होगा वो ये कह रहा है कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी कि NPC द्वारा भारतीय केंद्र के रूप में ये जो है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है वो क्या है नामित किया गया है। ठीक, तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी कि NPC को ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र के भारतीय नोडल केंद्र के रूप में चुना गया है। तो यह जो पहल है वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME में इंडस्ट्री 4.0 प्रौद्योगिकी और आधुनिक विनिर्माण कौशल को विकसित करने के लिए जो क्या शुरू की गई। ठीक, क्या है, तो विनिर्माण कौशल को विकसित करने के लिए क्या है इसकी क्या है वो शुरुआत जो है वो क्या की गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है, छठा। तो छठा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है छठा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा पहली हाइड्रोजन संचालित पैसेंजर ट्रेन जो है वो किस रूट पर चलाने की योजना जो है क्या बनाई जा रही है। ठीक, यानी कि भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें, भारतीय रेलवे में पहली एक हाइड्रोजन संचालित पैसेंजर ट्रेन जो है वो चलाने का जो है एक आयोजन किया जा रहा है। ठीक, तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि किस रूट पर चलाने का जो है इसका आयोजन जो है क्या किया जा रहा है। ठीक, तो जैसे कि दिल्ली आगरा या जिंद सोनीपत हरियाणा या लखनऊ कानपुर या मुंबई पुणे या। ठीक है, तो इसमें क्या है टोटल क्या है हमारे 4 ऑप्शन है। ठीक, कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। तो हम बात करते हैं इसके सही ऑप्शन के, तो ये हमारा ऑप्शन होगा बी यानी कि जिंद सोनीपत, यानी कि जिंद सोनीपत जो है ये हमारा हरियाणा में पड़ते हैं। तो पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन जो है वो जिंद और सोनीपत के बीच में चलाई जाएगी। तो जिंद और सोनीपत जो है ये हरियाणा राज्य में आते हैं। तो भारतीय रेलवे हरित ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाते हुए जिंद सोनीपत मार्ग यानी कि हरियाणा पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रही है। तो यह जो है ये पहल जो है कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने, ठीक किसको, यानी जो कार्बन उत्सर्जन है ठीक उसको शून्य करने और रेलवे के लक्ष्य यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिटर यानी कि 2030 तक का इसका महत्वपूर्ण हिस्सा जो क्या वो माना जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो छठा था ये हो। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 7वां। ठीक, 7वां की बात करते हैं तो इसमें क्या है, कला संस्कृत विकास योजना। ठीक, यानी KSVY। ठीक, क्या है, कला संस्कृत विकास योजना केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ठीक, किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्या है ये कार्यान्वित की जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्या है 7वां। तो हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो कला संस्कृत विकास योजना जो है वो संस्कृत मंत्रालय द्वारा जो है क्या कार्यान्वित जो है वो क्या की जा रही है। तो कला संस्कृत विकास योजना की बात करें तो भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय द्वारा संचालित एक छात्र यानी कि अमरेला योजना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि अमूर्त संस्कृत विरासत और लोक कलाओं, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो अमूर्त संस्कृत विरासत है उस लोक कलाओं को प्रदर्शन कला यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स और वित्तीय सहायता देकर जीवित रखना और उसको क्या है बढ़ावा देना है। ठीक, यानी कि वित्तीय सहायता यानी कुछ सब्सिडी के तौर पर इसको क्या है दिया जाएगा, जिससे ये होगा कि अमूर्त संकला जो है लोक कला है, प्रदर्शन कला है, वित्तीय सहायता देकर उनको क्या है बढ़ावा देना है, उनको क्या है जीवित रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्या है 8वां है। 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य
ठीक, वाइल्ड लाइफ, डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में था, तो ये किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो हम बात करते हैं डिब्रूगढ़, तो ये चर्चा का विषय जो है क्या बना हुआ था, किस वजह से चर्चा में विषय, जैसे कि ऑप्शन देखो उड़ीसा, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये हमारे टोटल क्या है 4 ऑप्शन है। ठीक, तो 4 ऑप्शन बात करते हैं, सही आंसर की बात करते हैं, ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़ीसा। तो डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित। तो डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो उड़ीसा के संबलपुर जिले में, ठीक, कहाँ पर, संबलपुर जिला में हीराकुद, कहाँ पर, हीराकुद के बांध के पास स्थित है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है कि डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में हीराकुद बांध के पास स्थित है। हाल ही में यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता जागरूकता के तहत भारतीय बाइसन यानी गौर महोत्सव क्या है, इसका क्या है आयोजन जो है क्या वो किया गया था, इसलिए ये चर्चा का विषय थोड़ा सा बना हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किए गए भारत के पहले ह्यूमैनॉइड रोबोट क्या है, ह्यूमैनॉइड रोबोट का क्या नाम है। ठीक, यानी कि जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन वहाँ पर जो है क्या ह्यूमैनॉइड रोबोट जो है क्या उसको क्या है तैनात किया गया है। ठीक, तो ये इसका नाम जो है वो क्या है, जैसे कि ASC अर्जुन, मित्र या बहुमित्र या सागर। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखें तो हमारे ये क्या है 4 ऑप्शन है। ठीक, कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ASC। ठीक, ASC यानी कि अर्जुन। ठीक, तो ये हमारा जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, तो ये जो क्या है अर्जुन नाम का एक जो है वो रोबोट जो है क्या रोबोटिक नाम जो इसको रखा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें तो क्या है कि रेलवे सुरक्षा, ठीक रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF यात्री की सहायता और सुगम बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक ह्यूमैनॉइडेड रोबोट जो है क्या वो तैनात किया गया है। ठीक, तो यह जो है यात्रियों के प्रश्न का उत्तर देने, ठीक, यानी जो यात्री हैं जो जैसे कि बोलते हैं माई आई हेल्प यू, ठीक है, यानी कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो उसी तरीके से इस रोबोट को यानी कि ASC नामक रोबोट को जो है क्या वहाँ पर तैनात किया गया। जो यात्री लोग उनसे जो कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो उसका जो है सही उत्तर देने और स्टेशन पर सुरक्षा निगरानी में जो हो क्या है मदद करेगा। ठीक है, तो यानी कि जो आप इंक्वायरी वाली जो एक गड़बड़ियाँ होती, पूछताछ करना होता थे, कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आ रही, कौन सी ट्रेन कितना लेट है, तो उन सब जानकारी लेने के लिए जो है ये है एक विशाखापट्टनम में उस रोबोट की जो है क्या तैनाती की गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। तो RBI ने क्या कि हाल ही में निर्देशानुसार वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक में कितने डिप्टी गवर्नर का कार्यरत है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसमें कितने ऐसे डिप्टी गवर्नर जो है वो अभी तक कार्यरत हैं। ठीक, तो ये कुल मिलाकर देखें तो एक GK क्वेश्चन जो है, ठीक, लेकिन ये बेहद भी आपके जानकारी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं 2, 3, 4, 5। ठीक, तो ये हमारे क्या है टोटल ऑप्शन है। ठीक, तो हम सही ऑप्शन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C यानी कि 4। ठीक क्या है 4। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की बात करें तो वो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार RBI में क्या है एक गवर्नर, ठीक, क्या है RBI में एक गवर्नर और अधिकतम क्या है 4 जो है वो क्या डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। किसके अधीन, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा। ठीक, तो हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल का विस्तार और नियुक्तियों के कारण जो है बैंकिंग जागरूकता यानी कि परीक्षाओं यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस में RBI के पुनर्गठन संबंधी प्रश्न जो है अक्सर जो है यानी कि बैंकिंग सेक्टर जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन जो है क्या है पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हमारी जो करंट क्लास होती है बेहद हेल्पफुल नॉलेजेबल होती है और सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक, तो आज की जो हमारी क्लास थी 29 जुलाई 2026 की ये फाइनली समाप्त हुई। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कैसी क्लास है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।